अरे दर्शक तो सुनेगा ना सर, लोग तो सुनेंगे ये क्या गलत बोल रहे हैं, कैसे ये बांट रहे हैं, ये तो कम से कम पता चल जाएगा ना इन्हें, इनके झूठ के आंकड़े तो आने दो। 17 मई में हमारी सरकार आई, 17 मई तक इन्हीं की सरकार थी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पुलिस जिन मामलों में पुलिस इनकाउंटर में कोर्ट ने उनको सजा दी या कोर्ट ने उनको उत्तरदायी ठहराया, ये कोई सरकार ने आदेश दिया था उनको इनकाउंटर करने का? कानून व्यवस्था जिले की पुलिस प्रशासन का काम होता है। जिले का पुलिस प्रशासन हो गया, अपने उजागर हो गया। अब पुलिस में ठीकरा को दिया, अब ठीकरा पुलिस को खोल दिया, अब जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन वाहवाही लेने के लिए सबसे पहले राजनीतिक के तौर हो जाएंगे। अरे विवेक जी सुनिए, विवेक जी एक बड़ा सवाल, विवेक जी जिस कानून व्यवस्था, जिस एनकाउंटर को सवाल आप उठा रहे हैं, विवेक जी आपको पता है आपकी 2017 में सरकार क्यों गई? आपकी लॉ एंड ऑर्डर खराब था। 2022 में योगी सरकार क्यों चुन कर आए? पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनी गई। अरे विवेक जी आपको पता है 2022 में क्यों लौट आए? क्योंकि लोग कहते थे कानून व्यवस्था योगी सरकार में सुधरी है, इसलिए हम मौका दे रहे हैं। आपने वर्तमान आंकड़े नहीं देखे एनसीआरबी के। अरे विवेक जी आप बताइए ना, आपकी सरकार क्यों गई? आपकी सरकार क्यों चली गई? आप बताइए विवेक जी, आप बताइए ना क्यों गई आपकी सरकार? कानून व्यवस्था पे क्या काम किया? नहीं आप बताइए ना क्यों गई आपकी सरकार? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब था इसलिए आपकी सरकार चली गई। इनकी वापसी क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। क्या किया वो मैं बताता हूँ आपको। आज सरकार के मॉडल कई राज्य सूबे अपना रहे हैं, तो ये काम किया। आज देश के बाहर भी कानून काम किया। आज किसी हमारी सरकार ने काम किया। आप अपने दामन में झांकिए, आप इस तरह की बात करके उत्तर प्रदेश सबसे बताते हो। आप आबादी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश को आकिए। उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए ना, नहीं समझ रहा है छोड़ दीजिए। सरकारें, संस्थाएं, व्यवस्थाएं, हर बारी आबादी बढ़ाना कब तक करेंगे? राज हो गया। नहीं समझ रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है चलिए सचिन जी आपको भी लग रहा है कि एनकाउंटर में भी यहाँ बांटने की राजनीति हो रही है? जो लोग केवल जात पात की राजनीति। देखिए जयप्रकाश जी, जहां तक एनकाउंटर, जी बोलिए सचिन जी बोलिए। देखिए जयप्रकाश जी, जहां तक एनकाउंटर की आपको भी बात पता होगी कि जब इनकी सरकार बनी 2017 में, तब एक फेयर लिस्ट की शुरुआत हुई और उसमें कई फेक एनकाउंटर हुए, और जिसमें आपने देखा होगा कि कई विजुअल्स सामने आए जहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसमें पुलिस ने कई एनकाउंटर ऐसे किए जो मुंह से उन्होंने गोलियां दाग दी। अब पता नहीं कौन से पुलिस प्रशासन इनका है कि वो मुंह से गोलियां चला करके दिखाना चाहता था। एक पूरी पिक्चर बनाई गई थी कि हमने इतना बड़ा एनकाउंटर कर दिया। ठीक, अगर एनकाउंटर करना है तो एनकाउंटर उन लोगों का क्यों नहीं किया गया? उनका घर क्यों नहीं बुलडोजर से गिराया गया? जो आईआईटी बीएचयू में जिस बेटी के साथ में दुष्कर्म किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनका क्यों घर नहीं गिराया गया? हाथरस में जिस बेटी के साथ में अन्याय हुआ, उसको बचाने के लिए पूरी सरकारी और पूरी मशीनरी लग गई थी, उसका क्यों एनकाउंटर नहीं हुआ? उम्भा में जो दलित आदिवासियों की जमीन कब्जाई गई, उनका क्यों एनकाउंटर नहीं हुआ? एनकाउंटर तो उनका भी होना चाहिए जो दलित गांव में जाकर, जो हमारे दलित भाई थे जो भीम कथा कह रहे थे, उन पर लाठी डंडों से उनको लहूलुहान किया गया। एनकाउंटर और घर उनका भी गिराना चाहिए। ये जो एनकाउंटर की बड़ी बड़ी बातें राग अलाप दिया जाता है और उसमें जो मेन मुद्दे हैं वो नहीं आ पाते हैं। जो मेन मुद्दे हैं वो आज है एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश क्यों फिर बना कैपिटल स्टेट महिला अपराध के मामले में। यह भी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता होना चाहिए। और मैं एक और बात बता रहा हूं, मैंने इनसे ही पूछा कि आपने राम राज की कल्पना की, आपने राम राज की कल्पना वाले प्रदेश में क्यों उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपेक्षित रखा? आपने क्यों एक परीक्षा नहीं करा पाए? इन्होंने 10 परीक्षा कराई जिसमें से 8 से ज्यादा पर्चे लीक हो गए। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे जो बेरोजगार नौजवान इनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज करवा देते हैं, ठीक है, उन पे एनएसए लगवा देते हैं। आप निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करते हैं। जो बीजेपी से जुड़ा उसको आप लोग बचा लेते हैं। देखिए हमारी निष्पक्षता तो उन 6-7 लाख युवाओं से पूछिए
जिनको रोजगार मिले हैं, सरकारी नौकरियां मिली हैं। 7 लाख से ऊपर युवाओं को योगी सरकार ने सरकारी नौकरी दी और आपने सरकारी नौकरी दी। जो प्राइवेटाइजेशन है, जो संविदा कर्मी है, उनका मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। जवाब ले लेना सचिन जी, सचिन जी उनको मौका दीजिए ना, आपने उनसे सवाल पूछा, अब जवाब तो लेने दीजिए। आज किसी भी माफिया गुंडे की हिमाकत नहीं है कि रंगदारी मांगे और इस तरह से पीसीएस की परीक्षा की रिजल्ट शीट लेकर के और नाम और एड्रेस लेकर के, फोन नंबर लेकर आप साफ करार दे रहे हैं। कमाल की बात करते हैं, ये राम राजा बनाना चाहते हैं। अरे कम से कम ये राम राज की कल्पना मत करिए जिसमें महिलाएं असुरक्षित हो, युवा हाहाकार कर रहे हो बेरोजगारी के मामले में, जिसमें लगातार आपने देखा होगा जो सुनियोजित अपराध हो रहा है, इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। कस्बे में आप घूमिए तो कहीं भी दबंगई और रंगदारी मांगने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये योगी सरकार का कानून व्यवस्था की सवाल है और जिन लोगों की काउंटर में जो लोग काउंटर मारे गए वो अपराधी। कौन से दंगाई तो कम से कम कहीं ना कहीं दंगाई और जो अपराधी है वही सुनियोजित अपराध करा रहे हैं। आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा। अच्छा, आपने एक अपराधियों की, एक माफियाओं की लिस्ट जारी की थी, उसमें कितने अपराधी जेल की सलाखों में, ये भी बताइए, ये भी बताइए। 2022 में फिर लौट एक स्वरूप की बातें करते हैं, हम आपसे सवाल करते हैं महंगाई पे, महिला अपराध पे, असुरक्षा पे, उस पे हमने गरीबों का कल्याण का काम किया, हमने विकास का काम किया और लोगों की के लिए आप उत्तर प्रदेश चले मैं आ रहा हूँ। पांडे जी को जोड़ लेता हूँ और हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए। एक सवाल पहले विवेक पांडे जी, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे हैं, हो सकता है आप आंकड़ों की दुआई दे रहे हो, ठीक है आंकड़ों सर, मैं अपना तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपको भी लगेगा हाँ ठीक बात कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि आपकी सरकार क्यों गई, आपको पता है कि समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था खराब थी, जनता ने इनको मौका दिया। पहली बार यूपी में ऐसा हुआ कि कानून व्यवस्था बेहतर करने की वजह से इन लोगों की वापसी हुई। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, ये मैं खुद कह रहा हूं सर, मैं 50,000 किलोमीटर चला सर यूपी इलेक्शन में सर, हर आदमी ने मुझे ये बताया कि जी इनके राज में कानून व्यवस्था है। भैया आप दिन में यहाँ खड़े हैं, आप खड़े नहीं हो सकते थे, लूट जाते थे, हमारी भैंसें चोरी हो जाती थी, भैया कोई ट्रैक्टर खोल के ले जाता था, हमारे इंजन ट्यूबवेल चुरा लेते थे। आज हम चैन की नींद सो रहे हैं, ये मेरा तजुर्बा कह रहा है। इनको दोबारा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मौका दिया सर। तो मैं तो यही कह रहा हूं, तो नकार दीजिए ना एनसीआर के आंकड़ों को, आप कल एक शो कर दीजिए जिसमें कह दीजिए कि एनसीआर में सरकार के विरुद्ध प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र कर रहा है विपक्ष के साथ मिलकर के। और एनसीआरबी ने जो आंकड़ा भी निकाला था, जो अभी आंकड़े दिए थे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको आप झुठला दीजिए। हम भी स्वीकार कर लेंगे कि जी टीवी इस समय सरकार के साथ खड़ा होकर के सत्य दिखा रहा है। हम तो कह रहे हैं, आप तो निष्पक्ष है ना, आप ही नकार दीजिए। आप तो खुद ही अभी कह रहे हैं ना कि मैं तो खुद चलाऊं। भाई हम भी चलते हैं, हम भी अलग अलग राज्यों में सफर करते हैं, लेकिन जो मुंबई की स्थिति है, जो बैंगलोर की स्थिति है और जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, 12 बजे के बाद गहने लाद करके एक दिन आप अपने परिवार के साथ निकल लीजिए, सड़कों पे चल के देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ लखनऊ में ही चल के देख लीजिए ना, चलिए आउटर में चलते हैं, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, निगोहा, बहुत सारी जगह है, आप जहां उचित समझे वहां चलिए। और मैं आपसे विजय उपाध्याय जी ऐसी हालत है जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, आपको लगता है या सिर्फ देखिए सियासत करना है? देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली या कानून व्यवस्था चुनौती के रूप में बहुत लंबे अरसे से है। तमाम सरकारें इस चुनौती से रूबरू होती रही, हम लोग मीडिया के लोग सवाल उठाते रहे, एनसीआरबी डेटा देता रहा, लेकिन सुधार नहीं हुआ। योगी जी ने सुधार के लिए कई उपाय किए और उसका इंपैक्ट है, ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं। अपोजिशन के सवाल अपनी जगह हैं, जायज सवाल हैं उनके, लेकिन सुधार है। और अगर क्रिमिनल पुलिस जो एनकाउंटर हो रहे हैं, या एक लंगड़ा बनाओ अभियान भी है, यानी कि लोगों के पैर में गोली लग जाती है घुटने के नीचे, तो इसके बावजूद अगर क्राइम हो रहा है तो उसका एक कारण तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ यहाँ की आबादी है, बाकी राज्यों की आबादी इतनी नहीं है। नहीं, मेरे सवाल से आप इत्तेफाक करेंगे कि पहला ऐसी बार हुआ यूपी में कि किसी सरकार को मौका दिया गया कि कानून व्यवस्था इन्होंने ठीक किया, इसलिए इनको हम मौका दे रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर था, शायद ये असर था 2022। हाँ, ये फैक्टर था 2022 के विधानसभा चुनाव में, ये फैक्टर था
और मैं अच्छे से इस बात को देख रहा हूं और देखता रहा हूं पिछले कई सरकारों के जमाने में कि कानून व्यवस्था हमेशा एक चलित रहा है और हमेशा ये सवाल खड़े होते रहे हैं। योगी सरकार ने सख्ती की और बहुत ज्यादा सख्ती की है। इस सख्ती का पुलिस ने कई जगह बेजा दुरुपयोग भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद आप उपाय क्या है आखिर कानून व्यवस्था को ठीक करने का? सवाल हम उठा सकते हैं, लेकिन उपाय भी बताना चाहिए कि कानून व्यवस्था को ठीक करने का ये उपाय है, क्योंकि पिछली तमाम सरकारों में इस तरह की पुलिस की ना आजादी थी, ना इस तरह की थी। आज देखिए 40 साल से क्रिमिनल केस में वो हत्याएं करते चले, फायर खड़ा होता चला, लेकिन उनको किसी हत्या के विजय आपदा जी आऊंगा मैं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम दो मुद्दों पर बात कर रहे हैं मिलकर, क्योंकि बांटने की राजनीति हर एंगल से हो रही है और उसमें हर एंगल में सबसे बड़ी बात है पहले तो राम मंदिर और फिर उसके बाद एनकाउंटर को भी हमने जोड़ा, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव साहब, आपको लग रहा है कि कांग्रेस कंफ्यूज है राम मंदिर पर? आपको लग रहा है विवेक पांडे जी की पार्टी समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? और एक आरोप जो आप पर लग रहा है कि आप सिर्फ वोट के लिए, आपका एक सियासी कार्यक्रम है जिसको आप चुनाव में भुनाना चाहते हैं। देखिए, अगर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको वोट का कार्यक्रम समझती है तो वो भी क्यों नहीं भागीदार बनी, क्यों नहीं गई? आखिर अगर वहां राम मंदिर में मत्था टेकते थे तो इनकी क्या फॉलोइंग कम हो जाती? लेकिन आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि हम राम मंदिर के खिलाफ थे और खिलाफ है। आपने ये भारतीय जो भी राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है जो इसने मंदिर को बनवाया, जो इस कार्यक्रम को संयोजित कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी है, सरकार तो इस कार्यक्रम को संयोजित नहीं कर रही है। कार्यक्रम का संयोजन तो राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। उसने आपको निमंत्रण भेजा। आप अगर राम के प्रति आपकी आस्था थी, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था थी, अरे जनमानस में राम छाए हुए हैं, सुबह सुबह सब लोग राम राम एक दूसरे को करते हैं, गांव हो देहात हो कहीं हो, आप उनको ठुकराने का काम करते हैं। तो मानस में है कि राम तजे फिर कौन उबारे। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का हस्र राम को नकारने का, राम को तजने का देख लिया, और अखिलेश जी भी, ठीक है, उनको भी ये दिखाई पड़ रहा, लेकिन इस बात को अंगीकार नहीं कर पाते क्योंकि नैतिक बल न कांग्रेस में है न समाजवादी पार्टी। विवेक पांडे जी, मेरा एक सवाल, विवेक पांडे जी वैसे देखिए आपकी पार्टी में बहुत सारे थिंक टैंक हैं, बहुत बड़े हैं, और देखिए हमसे तो बहुत ज्यादा समझदार है। विवेक जी, कहीं से न्योता आता है, निमंत्रण आप स्वीकार कर लीजिए, जाना नहीं जाना आपकी बात है, ठीक है भाई, हम पर टाइम मिला जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निमंत्रण दिया। और दूसरी बात है, आपको पता है कि ये बहुत बड़ा इशू है और आप ऐसे में अगर चाहते, एक बीच का रास्ता निजी कारणों से भी नहीं जाया जा सकता है, और भगवान राम जब बुलाएंगे चले जाएंगे। आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा चीना नुक्ति कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं? करें तो क्या करें, क्योंकि बीजेपी तो भुना ही रही है। नहीं, बीजेपी भुनाती रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कंफ्यूज भी नहीं है। मैंने आपको एक शब्द स्पष्ट बता दिया था, आप हमारे चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों को ले आइए, हम साथ आ जाएंगे। मैं तो बड़े स्पष्टता के साथ ये बात प्रखर मुखर होकर कर रहा हूँ, कट्टर सनातनी है हम, कट्टर सनातनी है हम, धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाते। लेकिन जिनकी आधारभूत जमीनी धर्म है, धर्म की राजनीति है, धर्म में विभेद पैदा करके, उन्माद पैदा करके वोट लेना है, उनके पास धर्म के अलावा विकल्प क्या है? उन्होंने तो आडंबरधारी शंकराचार्यों की फौज खड़ी कर दी। अरे सर, आप ये बताइए ना विवेक जी, फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं गए आज तक राम मंदिर के दर्शन क्यों नहीं किए उन्होंने? किसने नहीं किए? अखिलेश यादव ने नहीं, किसने नहीं किए? मैं तो कह रहा हूं, मैं खुद गया हूं राम मंदिर के दर्शन। नहीं, अखिलेश यादव चले जाते ना फिर सर, वो खुद हनुमानगढ़ी कर, आप भेज दीजिए ना उन्हें, मथुरा भेज दीजिए, जन्मभूमि के दर्शन कर लें वो। अरे तो मेरी बात आ जाए ना, मेरी बात आ जाए भाई, आप फिर वही फंस जाएंगे मेरी बात पे। नहीं, आप ही फंसेंगे सर, आप बांटने की राजनीतिक बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम किसी धर्म की राजनीति नहीं करते, तो भेज दीजिए ना मथुरा, जन्मभूमि। तो लीजिए ना, सवाल का जवाब लीजिए। जन्मभूमि पे बात कर ले रहा हूँ। जन्मभूमि का देवकी नंदन जी का फाइल किया केस कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है बताइए ना? समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव सुरेश मिश्रा जी लड़ रहे हैं। सर, मैं जो सवाल पूछा हूँ आप वो मत बताइए ना, आप मुझे बता दीजिए। अरे बताइए ना, अब तक अयोध्या में क्यों दर्शन नहीं किए भगवान श्री राम के? लड़ेंगे हम, विधिक प्रारूप में लड़ेंगे हम, उन्माद नहीं पैदा करने देंगे किसी को, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो, चाहे कोई इनके संगठन क्यों ना हो। हम डर तो है, हम विधिक प्रारूप, ये एमवाई फैक्टर आप ही लाते थे ना सर, एमवाई फैक्टर, पीडीए, ये पीडीए कौन ला रहा है सर? सर पीडीए कौन लाया? एमवाई फैक्टर कौन लाया?
पीडीए की बात क्यों नहीं होगी? राजस्थान में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? नहीं, राजस्थान MY फैक्टर कौन लाया सर? वापस कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए शर्मा जी, राजस्थान में पिछड़े वर्ग के दिए हुए राम मंदिर सर, MY फैक्टर वापस किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। क्या बात करेंगे आप? आपको पता नहीं है? आप इतनी बड़ी मीडिया है, आपको ये कवरेज नहीं पता? देखिए सर, चाहे आप हैं या बीजेपी है, सबको वोट चाहिए। वो राम मंदिर के मुद्दे को धार दे रहे हैं कि उनको हिंदू वोट मिल जाए। आप राम मंदिर से दूरी बना रहे हैं तो आपको मुस्लिम वोट मिल जाए, वो ना छिटके। सबका अपना एजेंडा है, सबका अपना एजेंडा है, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में बात करने के लिए।